Hi, welcome to online English language classes. My name is Rajiv Kumar, and today I'll teach you about the English grammar. Topic is time and tense. Okay, so the teaching method will be in a mix of Hindi and English language. Okay, so let's start the topic time and tense. Let's discuss about this. Okay. So first of all, what is time and tense? Okay. It is saying that personal verb. Okay. So personal verb का उचित प्रयोग, पर्सनल वर्ब का उचित प्रयोग ही टेंस के मार्गदर्शन में या टेंस के अनुसार टाइम के मार्गदर्शन में होता है। इसीलिए प्रिंसिपल वर्ब को डील करने वाले अध्याय को टाइम एंड टेंस कहते हैं और कहेंगे। ओके, सो टाइम एंड टेंस के तीन प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सो आइए एक एक करके हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस है कुछ एग्जांपल्स है, उसके एग्जांपल्स को आप देखिए क्या है। प्रेजेंट टेंस को हम जो है कुछ एग्जांपल्स और फार्मूला के साथ हम समझते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट जो पहला है, प्रेजेंट टेंस का जो प्रकार है उसका पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है: सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस स्लैश एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिससे आप लोग को जो है आसानी हो देखने में। आइए, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस स्लैश एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए कुछ अंग्रेजी के जो है ट्रांसलेशन में आपको बताऊं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा इंग्लिश में तो इसका हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश। ओके, आई लर्न इंग्लिश। दूसरा, हम लोग हिसाब जानते हैं, वी नो मैथमेटिक्स। ओके, वी नो मैथमेटिक्स। दूसरा है तुम समय नष्ट करते हो, यू किल द टाइम। ठीक है। तीसरा है वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। चौथा है पांचवा है ये, सीता चाय बनाती है। ओके, सीता प्रिपेयर्स टी। ओके, अगला सेंटेंस है इसी का एग्जांपल में, लड़का टेलीविजन देख रहा है, इसका हो जाएगा बॉय वॉचेज द टेलीविजन। ओके, अगला सेंटेंस है वे लोग हल्ला करते हैं, इसका हो जाएगा दे मेक ए नॉइज। ओके, अब आइए इसी का नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ओके, सो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इसी इसी जितने सेंटेंस मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसी में नोट ऐड कर दीजिए और उसके उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू स्लैश डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए इस पर सेंटेंस हम बनाते हैं इंग्लिश में। ओके, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि मैं अंग्रेजी सीखता हूं, इसको आप यहाँ पे लिखिए मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, नहीं सीखता हूं। तो इसका जो है ट्रांसलेशन आप कीजिएगा इंग्लिश में तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है हम लोग हिसाब नहीं जानते, वी डोंट नो मैथमेटिक्स। तीसरा है तुम समय नष्ट नहीं करते हो, यू डोंट किल द
टाइम। ओके, उसके बाद छठा चौथा है वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, उसके बाद अगला है सीता चाय नहीं बनाती, सीता चाय नहीं बनाती, तो इसका हो जाएगा सीता डज नॉट प्रिपेयर टी। ओके, अगला है लड़का टीवी नहीं देखता है, तो इसका हो जाएगा बॉय डू नॉट वॉच टीवी। ओके, अगला है सेंटेंस वे लोग हल्ला नहीं करते हैं, दे डू नॉट मेक ए नॉइज। ओके, आइए अब इसी चारों पांचों सेंटेंस का जो है हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, आइए पहला है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार हो जाएगा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है इस तरह से, डू या डज, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा आपका प्रश्नात्मक। ठीक है, फिर वो प्रश्नात्मक रॉन्ग हो जाएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। आइए पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे करेंगे इंग्लिश में, हो जाएगा डू आई लर्न इंग्लिश। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लीजिए, क्या हम लोग हिसाब जानते हैं, डू वी नो मैथमेटिक्स। ओके, तीसरा सेंटेंस लीजिए, क्या तुम समय नष्ट करते हो, तो इसका हो जाएगा डू यू किल द टाइम। ओके, प्रश्नात्मक। अगला सेंटेंस है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। ओके, अब अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है, क्या सीता चाय बनाती है, डज सीता प्रिपेयर टी। ओके, डज सीता प्रिपेयर टी। इसका अगला सेंटेंस बनाइए, डज द बॉय वॉच द टेलीविजन, क्या लड़का टेलीविजन देखता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा डज द बॉय वॉच द टेलीविजन। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे लोग हल्ला करते हैं, इसका इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे डू दे मेक ए नॉइज। ओके, आइए अब जो है इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेडिंग दे दिया होंगे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिए थे, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आइए अब इसके कई नियम, उस नियम के बारे में हम जानते हैं, अब चर्चा करते हैं नियम के बारे में। ठीक है, आइए इसका पहला नियम है, आदत को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग होता है, आदत को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन लेट डेज। ओके, लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है, नेक्स्ट नियम कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रस्मों रिवाजों प्रथाओं को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे गर्ल्स टाई राखी टू देयर ब्रदर। ओके, लिख लीजिए गर्ल्स टाई राखी टू देयर ब्रदर। आइए नेक्स्ट नियम है, इतिहास को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम गोज टू फॉरेस्ट विथ लक्ष्मण एंड सीता। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नियम क्या कहता है, नेक्स्ट नियम कहता है कि ताजी घटना को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मोदी कॉल्स ऑन प्रेसिडेंट। आइए नेक्स्ट नियम है, जब एक के बाद कई कार्य सदा की भांति रूटीन वे में हो तो सबके सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। फिर से सुनिए,
जब एक के बाद एक कई कार्य सदा के भांति रूटीन वे में हो तो सबके सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। जैसे we take a pot, we put the pot on the fire, we put some water in it, we boil the water and we mix tea and sugar and then we take it. Okay, फिर से सुनिए, लिख लीजिए। We take a pot, we put the pot on the fire, we put some water in it, we boil the water, we mix tea and sugar and then we take it. Okay, आइए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं इसका क्या कहता है। नेक्स्ट नियम कहता है कमेंट्री, जो क्रिकेट में या किसी भी मैच का आप कमेंट्री सुनते हैं तो उस कमेंट्री के लिए भी कमेंट्री को भी इसी टेंस में रखते हैं। जैसे इसका कमेंट्री को भी इसी टेंस में रखा जाता है। जैसे the bowler throws the ball, the batsman hits hard, Virat catches the ball, the umpire sends the batsman to pavilion. Okay, लिख लीजिए, इस सेंटेंस को लिख लीजिए। The bowler throws the ball, the batsman hits hard, Virat catches the ball, the umpire sends the batsman to pavilion. Okay, आगे एक और नियम है इसका। अगला नियम के बारे में जानते हैं। अगला नियम ये कहता है लेखक की बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। जैसे वाल्मीकि सेज इन द रामायण। ओके, चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है फ्यूचर की बात का होना यदि 99% तक निश्चित हो तब इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट विजिट्स बैंगलोर वेरी सून, लिख लीजिए। ठीक है, प्रेसिडेंट विजिट्स बैंगलोर वेरी सून। आइए इसका अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। अगला नियम कहता है कि भविष्य में होने वाले वैसे काम जिसका प्रभाव बृहद हो तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे पॉइंट दीजिए। जैसे पटना या बेंगलोर यूनिवर्सिटी रीओपन्स ऑन 10th जनवरी, लिख लीजिए। बैंगलोर यूनिवर्सिटी reopens on 10th जनवरी। ओके, आइए अब इसका अगला नियम जानते क्या। इसका अगला नियम है कि लिखिए कुछ वर्ड है, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, डेली, एवरीडे। ठीक है, इन शब्दों के साथ, ठीक है, इन सारे शब्दों के साथ ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, डेली, एवरीडे, ठीक है, इनके साथ जो है इन शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। ये सभी वर्ड्स आदत दर्शाने के लिए हैं। जैसे आई ऑलवेज कम लेट, लिख लीजिए एग्जाम्पल। ओके, आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है कि एक वाक्य में 2 बार शैल या विल नहीं लगेगा, एक बार शैल या विल लगेगा और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। वाक्य के जिस अंश में व्हाट, व्हाटएवर, वेरेवर, व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, इफ, अनलेस, आफ्टर, बिफोर आदि लगा हो
उस अंश में शैल या विल नहीं लगेगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, शेष में शैल या विल। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई शैल हेल्प यू इफ यू नीड। ओके, लिखिए सेंटेंस, आई शैल हेल्प यू इफ यू नीड। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है इसी का, जो अभी मैंने नियम बताया उसके ही जो है नेक्स्ट नियम उसी के बाद। जब कभी वाक्य, जब कभी वाक्य का सब्जेक्ट के अंत या जो है, जब, फिर से सुनिए, जब कभी वाक्य का सब्जेक्ट वाक्य के अंत या सेकेंड लास्ट में हो और उसके कुछ कार्य करने का बोध करवाना हो तथा वर्ब का संबंध प्रेजेंट से हो, तब देयर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, THERE, देयर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है, देयर लाइव्स ए मिनिस्टर इन माय विलेज। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, देयर लाइव मेनी मिनिस्टर्स इन दिल्ली। ओके, आइए यहाँ पे आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक पूरा हो जाता है, कंप्लीट होता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक इसी का प्रेजेंट टेंस का ही नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, आप इसे जो है हेडिंग दे करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ओके, आइए अब इसका नियम देखते हैं। इसका नियम आप ऐसे समझ सकते हैं आप कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं या मैं प्रयास कर रहा हूं, इसका हो जाएगा इंग्लिश में आई एम ट्राइंग। दूसरा हो जाएगा, तुम समय नष्ट कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग द टाइम। ओके, सीता चाय बना रही है, सीता प्रिपेयरिंग टी। ओके, ओके, आइए अब इसका कई नियम है, उस नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके नियम है, चर्चा के समय होने वाले काम प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। फिर से सुनिए, चर्चा के समय होने वाले काम प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहेगा। जैसे आई एम रीडिंग ए नोवेल सर, लिख लीजिए एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ नोवेल सर। आइए इसका नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है, भविष्य में होने वाले काम इस टेंस में तब रखे जाते हैं जब किसी काम को होने का निश्चितता 50%, 50%, ठीक है, 100% है 50%। फिर से सुनिए, भविष्य में होने वाले काम इस टेंस में तब रखे जाते हैं जब किसी काम का या काम को होने की निश्चितता 50% ही हो। जैसे इंडिया इज विनिंग दिस मैच, लिख लीजिए एग्जांपल, इंडिया इज विनिंग दिस मैच। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। फ्यूचर में होने वाले कार्य योजना को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जब योजना का प्रभाव नगण्य हो। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग, यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं इवनिंग में, इसका प्रभाव का पता नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना है, ये भी सेंटेंस सही है। दूसरा इसी का आंसर देना है, आई एम गोइंग टू बुक फेयर दिस इवनिंग। ठीक है, लिख लीजिए दोनों एग्जांपल इसी नियम के नीचे। आइए नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट नियम में कुछ वर्ड्स हैं, नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, ठीक है, के साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट जो है
का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग नाउ, यू आर राइटिंग नाउ। ओके, आइए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम है, इसमें भी आदत को दर्शाया जाता है। इसमें वह आदत दर्शाया जाता है जो पहले तो नहीं थे, अभी अभी लगे हैं और जल्द ही छूट जाने की आशा है। जैसे यू आर कमिंग लेट नाउ ए डेज, लिख लीजिए, यू आर कमिंग ए लेट नाउ ए डेज। ओके, आइए नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है, देखिए वर्ड है नाउ ए डेज, दीज डेज के साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे मोदी जी स्पीकिंग स्ट्रिक्टली नाउएडेज, या जी नहीं भी लिखिएगा चलेगा, मोदी इज स्पीकिंग स्ट्रिक्टली नाउएडेज, इसको क्वेश्चन मार्क टिक कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट नियम है। नेक्स्ट नियम कहता है, जब टुडे से टुडे के वर्तमान वाले भाग का पता चले, उसके साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट लगते हैं। जैसे जो है वी आर लर्निंग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टुडे। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है, जब टुडे से टुडे के भविष्य वाले भाग का पता चले और कार्य के होने ना होने का निश्चितता बराबर हो, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे इंडिया इज विनिंग द मैच टुडे। आइए नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। वैसे कार्य जो क्षणिक हो, जल्द ही समाप्त हो जाने वाले हो, सी टेंस में रखे जाते हैं। जैसे रमेश इज राइडिंग द एलिफेंट एंड एंजॉय इट। ओके, आइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का लास्ट नियम है, कुछ वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे सी, एस सी डबल ई, सी, फील, हियर, स्मेल, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, गैसेस, सॉरी गैस, सपोज, होप, प्रेफर, केस, फॉरगेट, सीम्स, appear, रिमेम्बर, लाइक, वांट, हेट, विश आदि शब्द जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्रिया का कार्य करे तो आईएनजी नहीं लगेगा। परिणाम स्वरूप उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा, अर्थात वही निकलेगा जो हम चाहेंगे। जैसे पहले जो है गलत सेंटेंस लिखिए, आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, ये गलत सेंटेंस है। इसी का करेक्ट सेंटेंस है आई फील कोल्ड। ओके, आई फील कोल्ड। आइए अब यहां से अगला टेंस स्टार्ट करते हैं। अगला टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले यहाँ पे जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का नियम के साथ ये जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो है चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आइए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज स्लैश हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ भी आप लिख लीजिए। ठीक है, आइए इसका कुछ जो है सेंटेंस से समझते हैं। ठीक है, मैं सिंटेक्स समझ चुका हूं। ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड द सिंटेक्स। दूसरा एग्जांपल लीजिए, माता ने बुलाया। ठीक है, मदर हैज कॉल्ड। ठीक है, आइए मोदी ने कहा है या मोदी जी ने कहा है। ठीक है, मोदी जी हैज सेड। ठीक है, आइए
नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट आते हैं इसके नियम पे। इसके कई नियम, ठीक है, उस नियम के बारे में जानते हैं। जैसे ऐसे सारे कार्य जो चर्चा के पूर्व ही समाप्त हो गए हों परंतु जिनका प्रभाव बाकी हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। जैसे आई हैव ऑलरेडी सीन द, सॉरी, आई हैव फिनिश्ड द हार्डविक 1 and 2। हार्डविक एक पतली सी बुक होती है जिसमें वर्ड मीनिंग, आपका जो स्टॉक है वर्ड मीनिंग का, वोकेबलरी का जो स्टॉक है वो इंक्रीज करेगा उसको पढ़ने के बाद। उसमें जो वर्ड मीनिंग दिया रहता है उसका कैसे यूज करना है वो सारा कुछ उसमें रहता है। तो आप इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड द हार्डविक 1 and 2। ओके, आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है येट, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव ऑलरेडी सीन द राम सेतु, ये पिक्चर की नाम है राम सेतु। ओके ओके, आइए अब इसका अगला नियम है ईभर का प्रयोग यदि कभी, हिंदी में वर्ड है कभी, के अभिप्राय में भूतकाल के संदर्भ में होने वाली क्रियाओं को अनुभव के लिए प्रश्न पूछने के लिए होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ईभर होता है ईभी ईआर, ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है, इसी का नियम, इसी पे नियम है। ईभर का प्रयोग यदि कभी से संबंध हो, कभी के अभिप्राय में भूतकाल के संदर्भ में होने वाली क्रियाओं को अनुभव के लिए प्रश्न पूछने के लिए होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हैव यू एवर सीन द ताज, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे इभर का जो है दो मीनिंग होता है, एक होता है हिंदी में सदैव, एक होता है कभी। तो जो सदैव होता है वो आदत दर्शाता है, ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखें। और जो कभी होता है उसको पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में प्रश्न पूछने का हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखें। ठीक है, आइए नेक्स्ट नियम है इसी का, जब नेभर का प्रयोग पूर्व के अनुभवों को नकारने के लिए होता है तब इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऊपर में मैंने इभर के बारे में बताया, उसी का नेक्स्ट नियम है नेवर, एन जोड़ दीजिए हो जाएगा ने। ठीक है, ये नेवर है। हाँ, ठीक है, आई इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव नेवर मेट अमित शाह जी। ठीक है? यहाँ पे सेंटेंस लिख लीजिए, आई हैव नेवर मेट अमित शाह जी। ओके, आई इसके भी जो है एक नोट में लिख लीजिए कि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, हिंदी में कभी नहीं। ठीक है, पहला इसका पहला है, एक आदत को नकारना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक होता है पास्ट के एक्सपीरियंस को नकारना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। ठीक है, आइए अब अगला नियम देखते हैं क्या कहता है इसका। जब दिस टाइम, दिस टाइम वर्ड लिख लीजिए दिस टाइम, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, टाइप कर रखा है, दिस टाइम का प्रयोग इस बार, हिंदी में होता है इस बार के अभिप्राय में हो तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। जैसे आई हैव अंडरस्टूड द सिंटैक्स दिस टाइम। तो ये लिख लीजिए। आइए अब इसका नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है जब टुडे से, जब टुडे से टुडे के बीते हुए भाग का पता चले
और उसमें होने वाले कार्य का प्रभाव चर्चा के साथ बाकी हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। जैसे आई हैव विजिटेड द बुक फेयर डे। ओके, आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं इसका क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है इसके साथ सिंस या फोर का प्रयोग होता है, परंतु तब जब यह दर्शाना हो कि कार्य चर्चा के पूर्व ही कुछ समय चलकर समाप्त होना हो लेकिन प्रभाव अभी भी बाकी हो। जैसे आई हैव स्टडीड द हार्डविक फॉर 10 मिनट्स। ओके ओके, आइए नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ईटीसी प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। लिख लीजिए ये नियम है। फर्स्ट टाइम कोमा, सेकेंड टाइम कोमा, थर्ड टाइम ईटीसी प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन यू हियर फर्स्ट टाइम। आइए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है दिस स्लैश इट प्लस द, लिखते जाइए दिस स्लैश इट प्लस द प्लस बेस्ट स्लैश वर्स्ट स्लैश ओनली प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। इसका आप जो है एग्जांपल देखिए क्या है। दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव सीन। आइए इसी नियम के अंदर अंतर्गत एक नियम है कि लास्ट स्लैश पास्ट स्लैश एगो स्लैश बिफोर स्लैश यस्टरडे स्लैश देन जो है के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आइए एक और नियम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लास्ट नियम है जब कभी यह दर्शाना हो कि किसी ने कहीं का भ्रमण किया हो और उसका प्रभाव अभी भी बाकी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, परंतु भी थ्री के बदले बीन लगाते हैं तथा वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाती है। लिखिए वाक्य की संरचना सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश प्लस बीन प्लस एड्रेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टू द टेम्पल ऑफ बाबा धाम एंड वी। ओके, so friends and students and learners, here the present perfect tense complete. Now I will start the discuss on present perfect continuous tense. Okay, heading दे दीजिए present perfect continuous tense का। okay, आइए आइए सबसे पहले इसका सब्जेक्ट जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम। ठीक है, लिख लीजिए। आइए इसके पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान लेते हैं। ये कहता है वर्तमान में निश्चितता के साथ किसी काम का जारी रहना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इसका एक और यह है कि इसका सबसे बड़ा पक्ष यह है कि इसमें समय अवश्य रहेगा। इसका दूसरा है नियम कि समय को दर्शाने के लिए सिंस या फोर रहेगा तथा वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाएगी जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर सिंस स्लैश फोर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स FOUR 4 मंथ्स। इसको ठीक है लिख लीजिए एग्जाम। आइए अब नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है।
नेक्स्ट नियम कहता है कि उपरोक्त, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है उसी में, उपरोक्त में सिंस तब लगेगा जब समय टू द पॉइंट हो, सटीक हो, कब से का उत्तर देता हो, प्रॉपर नाउन हो और जल्दी प्लूरल नहीं बनता है। जैसे आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस 8 दिसंबर 2022। लिख लीजिए एग्जाम्पल। आइए अब इसी के उपरोक्त में लिख रहा है, उपरोक्त इसी नियम के बारे में बोल रहा है कि उपरोक्त में फोर तब लगेगा, एफओआर, फोर तब लगेगा जब समय की अवधि दी गई हो, कितने से का जवाब देता हो, फ्लेक्सिबल हो, कॉमन नाउन हो और इजिली से प्लूरल बन जाता है। जैसे आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 5 months। लिख लीजिए एग्जाम्पल। आइए अब अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। अगला नियम कहता है इसके साथ आने वाला समय भूत से संबंधित रहेगा। यहाँ पे भूत मतलब भूतकाल से संबंधित रहेगा। जैसे आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस 8 दिसंबर 2022। ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल। आइए इसका अगला नियम है, अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस या फोर है रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस या फोर रहता है, तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो अंतर यह है कि सिंस या फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यह दर्शाता है कि कोई कार्य चर्चा के पूर्व ही कुछ देर चलकर समाप्त हो गया, परंतु प्रभाव अभी, क्षमा कीजिएगा, प्रभाव अब भी बाकी है। जैसे आई हैव लिव्ड विथ माई पेरेंट्स फॉर 18 years। ओके, आइए इसी का अगला नियम, जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य चर्चा के पूर्व से चलकर चर्चा के समय भी चल रहा है और आगे भी चलते रहने की संभावना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 7 years। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या क्या इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट टेंस का जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट नियम है, एक समय ऐसा भी आता है जब प्रेजेंट परफेक्ट में प्रिंसिपल वर्ब का अभाव रहता है। ऐसी अवस्था में प्रिंसिपल वर्ब का स्थान एडजेक्टिव ग्रहण कर लेता है, जो यह दर्शाता है कि किसी में कोई गुण, दोष या अवस्था चर्चा के पूर्व से है, चर्चा के समय भी है, तब इस टेंस का प्रयोग बिना प्रिंसिपल वर्ब के होगा, जिसके बदले में एडजेक्टिव आएगा, जिस कारण आईएनजी भी हट जाएगा, ऑब्जेक्ट भी हट जाएगा तथा वाक्य की संरचना इस प्रकार लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंस स्लैश फोर प्लस टाइम। ओके, इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल है इंडिया हैज बीन पीसफुल सिंस बिगिनिंग। ओके, आइए अब पास्ट टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और पास्ट टेंस के अंदर पहला जो प्रकार है वह है पास्ट इंडेफिनिट। उसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं,
इसके इस स्ट्रक्चर के ऊपर पहला सेंटेंस, मैंने प्रयास किया, आई ट्राइड, आई ट्राइड। उसने कपड़ा सुखाया, ही ड्राइड द क्लोथ। नेक्स्ट है, हम लोग ने समाचार सुना, वी लिसन द न्यूज। पिताजी ने रामायण पढ़ा, फादर रीड द रामायण। आइए अब इसी का प्रश्नात्मक बनाएंगे। प्रश्नात्मक इस प्रकार हो जाएगा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैंने प्रयास किया, डिड आई ट्राई, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में क्या उसने कपड़ा सुखाया, डिड ही ड्राई क्लॉथ। ओके, नेक्स्ट है, क्या हम लोग ने न्यूज सुना, डिड वी लिसन द न्यूज। ओके, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, क्या पिता ने पिताजी ने रामायण पढ़ा या रामायण पढ़ी, तो हो जाएगा डिड फादर रीड द रामायण, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए अब इसी सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। जैसे मैंने प्रयास नहीं किया, आई डिड नॉट ट्राई। और इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसका जो नेगेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। पहला एग्जांपल है, आई डिड नॉट ट्राई, मैंने प्रयास नहीं किया, आई डिड नॉट ट्राई। दूसरा है, उसने कपड़ा नहीं सुखाया, ही डिड नॉट ट्राई क्लोथ। ठीक है, तीसरा है, हम लोग ने न्यूज नहीं सुना, वी डिड नॉट लिसन द न्यूज। लिखते जाइए। ठीक है, आइए अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुनते जाइए, सुन सुन के भी आप सीख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फादर, क्या पिताजी ने नहीं, सेंटेंस इस तरह से हिंदी में, पिताजी ने रामायण नहीं पढ़ी, तो इसका हो जाएगा फादर डिड नॉट रेड द रामायण। आइए प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के भी कई नियम है, उसके बारे में आइए चर्चा करें। पहला नियम है, यह भी आदत दर्शाता है, परंतु ऐसी आदत जो पहले तो थी लेकिन अब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी सपोर्टेड JDU। फिर लिख लीजिए, बीजेपी का फुल फॉर्म आपको पता है, भारतीय जनता दल पार्टी, और JDU का फुल फॉर्म है जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। ठीक है, चलिए आइए इसका नेक्स्ट नियम देखिए, रस्मों रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए दिस टेंस का प्रयोग होता है, पर तब जब ऐसी प्रथा दर्शानी हो जो पहले तो थी पर अब नहीं है। जैसे, हिंदू वुमेन बर्न themselves with the dead body of their husband। ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट नियम है, इतिहास की बातों को पास्ट इंडिफिनिट में ही रखा जाता है, परंतु केवल तब जब वैसी इतिहासें जो पहले भी थी या थे और आज भी हों। जैसे, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके, आइए इसका अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। अगला नियम है, यदि वाक्य में कई बातें कही गई, उनमें एक भी पास्ट से संबंधित हो, तो सबका पास्ट में ही किसी टेंस में रहेगा। सॉरी, तो सबका सब पास्ट में ही किसी टेंस में रहेगा। जैसे,
द टीचर सेड दैट ही वाज टीचिंग। द टीचर सेड दैट the teacher that said that he was teaching. Okay, he was teaching. Okay, the teacher said that he was teaching. ओके, आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं इसी का क्या कहता है। अगला नियम है, लेकिन यदि पास्ट के कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो पास्ट के साथ रहने के बावजूद वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे माई फादर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट नियम है, एक वाक्य में दो बार वुड का प्रयोग नहीं होगा। एक बार वुड का प्रयोग होगा और एक बार पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे पहला एग्जांपल लिखिए वो गलत होगा, दूसरा एग्जांपल जो लिखिएगा वो सही होगा। पहला एग्जांपल लिखिए, आई वुड कम इफ यू वुड कॉल। ये सेंटेंस गलत है। सही क्या है, आई वुड कम इफ यू कॉल्ड। लिख लीजिए। आइए अब अगला नियम देखते क्या कहता है। अगला नियम में एक वर्ड है देयर, THER। कह रहा देयर के बाद उस समय पास्ट इंडेफिनिट आएगा जब वाक्य का सब्जेक्ट वाक्य के अंत में हो, वह कोई कार्य कर रहा हो तथा कार्य का संबंध भूतकाल से। जैसे देयर लाइव ए किंग इन माई डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल लिख लीजिए, देयर लाइव ए किंग इन माई डिस्ट्रिक्ट। आइए नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, लिखते जाइए, नेवर, ऑफन, एवरीडे, एवरी नाइट आदि शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग होता है, परंतु तब जब ये शब्द ऐसी आदत दर्शाते हो जो पहले तो थे पर अब नहीं है। जैसे आई ऑलवेज लिव्ड इन सिटी। लिख लीजिए, आई ऑलवेज लिव्ड इन सिटी। आइए अगला नियम है, लिखिए, प्रीवियस टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसका एग्जांपल लिखिए, लिख लीजिए, नोट है, ये नियम है। प्रीवियस टाइम, ये वर्ड है, प्रीवियस टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसका एग्जांपल लिखिए, आई फेल्ड प्रीवियस टाइम। ओके, आगे नेक्स्ट नियम है दैट टाइम। दैट टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। दैट टाइम आई रीच्ड लेट। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट नियम है, जब कोई काम बीते हुए समय में समाप्त हो गई और इसका प्रभाव भी समाप्त हो गया हो तो उसे दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे आई रिमेम्बर द वर्ड मीनिंग ऑफ हार्डविक टू। लिख लीजिए एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर द वर्ड मीनिंग ऑफ हार्डविक टू। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट नियम देखते क्या कहते हैं। नेक्स्ट नियम है, जब टुडे से टुडे के बीते हुए भाग का पता चले और यह समझना हो कोई कार्य समाप्त हो गया है और उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया है तो पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। जैसे आई टुक बाथ डे। ओके, आइए नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है। नेक्स्ट नियम कहता है, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता है। जैसे आई कैम लेट यस्टरडे। आइए नेक्स्ट नियम क्या कहता है।
नेक्स्ट नियम कहता है इट इज हाई टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। लिख लीजिए, नियम है इट इज हाई टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसका एग्जांपल देखिए, इट इज हाई टाइम आई कैम हियर। इसका एग्जांपल है, ठीक है, इट इज हाई टाइम आई कैम हियर। आई, अगला नियम देखते हैं, इट इज टाइम व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट। लिखिए, इट इज टाइम व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसका एग्जांपल लिखिए, इट इज टाइम व्हेन आई विजिटेड आगरा। और you can write anything that it is high time, it is time when, देख लीजिए यहाँ पे नियम लेके लिखिए, it is time when I visited आगरा, 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 ओके। आइए अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। अगला नियम है कि इट इज टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इट इज टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका हो जाएगा इट इज टाइम यू कैन। ओके, इसका एग्जांपल, इट्स टाइम यू कैन। आइए अगला नियम है कि जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य पहले से चल रहा था, आज तक चलता रहा, बीच में कोई काम होकर समाप्त हो गया, तो बीच वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। जैसे when I was teaching he asked a question। okay? आइए नेक्स्ट नियम देखता है, इसी के नियम में है नेक्स्ट नियम, ऐसी अवस्था में दोनों वाक्यों को when से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ओके। जब, दूसरा है पॉइंट देख लीजिए, दूसरा इसी नियम का दूसरा पॉइंट, जब एक वाक्य, नहीं ये अलग है, ये अलग नियम है, इसी का अगला नियम है पास्ट इंडेफिनिट का अगला नियम। जब एक वाक्य में दो बातें कही गई हो, दोनों में दोनों अलग अलग क्रिया हो, दोनों का संबंध पास्ट से हो, एक क्रिया पहले तथा एक क्रिया बाद में होती हो, तो पहले वाले क्रिया को पहले तथा पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और बाद में होने वाले क्रिया को बाद में पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, तथा इन दोनों को बिफोर, BEFOR, बिफोर जो वर्ड होता है उसे जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है अप स्लैश डाउन प्लस V2 तब प्रयुक्त होगा जब बात भूतकाल की, जैसे डाउन फील न्यूटन्स एप्पल, डाउन फील न्यूटन्स एप्पल। ओके, आइए अब पास्ट इंडेफिनिट का अगला नियम है, निगेटिव वर्ड है, NEGATIV, निगेटिव शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य उस समय अपने तुरंत बाद डिड लेते हैं जब बात पास्ट की। जैसे नाइदर डिड ही ईट नॉर अलाउ मी। एग्जाम्पल लिख लीजिए, नाइदर डिड ही ईट नॉर अलाउ मी। आइए पास्ट इंडेफिनिट का अगला और ये लास्ट नियम है, जब कभी पूर्व वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो, दूसरे वाले वाक्य में उसी समानता
जो है उसकी समानता को दर्शाने के लिए आरंभ में सो लगाया गया हो, तो सो के तुरंत बाद डिड आए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्व सर्व्ड इंडिया, सो डिड मिस्टर कलाम। ओके, आइए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, तो हेडिंग दे दीजिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का अपने नोटबुक में, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, लिखिए। सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ओके, पहला सेंटेंस देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। आई वा अच्छा सॉरी, मैं प्रयास कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग। ठीक है, पहला सेंटेंस इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बनाइए। मैं प्रयास कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग। दूसरा है, तुम धोखा दे रहे थे। यू आर चीटिंग। माँ जो है, माँ खाना बना रही थी। मदर वाज कुकिंग फूड। आइए, अब पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के भी कई नियम है, उसके बारे में आइए जानते हैं। कि जब यह दर्शाना हो, एक अगला इसका नियम है कि जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य बोले जाने के पूर्व को चल रहा था और चर्चा के समय क्या हुआ किसी को ज्ञात। जैसे अमेरिका वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, या अमेरिका वाज सपोर्टिंग यूक्रेन। ओके, आइए नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है। वैसी आदत जो कुछ दिनों के लिए लगी थी और पास्ट में छूट गई, तो उसे दर्शाने के लिए पास्ट इम्परफेक्ट में रखेंगे। जैसे आई वाज कमिंग लेट इन द बिगिनिंग। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम कहता है, जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य पहले से चलकर बाद तक चलता रहा, उसके बीच में कोई काम होकर समाप्त हो गया, तो जिसके बीच में हुआ वह पास्ट इम्परफेक्ट में रहेगा। जैसे when the teacher came I was solving comprehension। देख लीजिए सेंटेंस। आइए, इसका अगला नियम है, जब यह दर्शाना हो कि दो कार्य एक साथ हुआ, साथ साथ चलता रहा और साथ साथ समाप्त हुआ, तो उसे दर्शाने के लिए दो बार पास्ट इम्परफेक्ट का प्रयोग करेंगे तथा दोनों को फाइल से जोड़ेंगे। WHI फाइल से जोड़ेंगे, लिख लीजिए। For example, I was writing while the teacher was dictating। Okay? आइए पास्ट इम्परफेक्ट का अगला नियम लिखिए। लिखिए लास्ट स्लैश पास्ट स्लैश एगो स्लैश बिफोर स्लैश यस्टरडे स्लैश देन प्लस नाउ स्लैश दिस टाइम स्लैश प्रेजेंट टाइम स्लैश एट द मोमेंट इक्वल टू पास्ट इम्परफेक्ट। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। Yesterday I was watching the TV this time। लिख लीजिए एग्जांपल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए इसका ये नियम, क्योंकि इसमें वर्ड है बहुत सारे। लास्ट स्लैश पास्ट स्लैश एगो स्लैश बिफोर स्लैश यस्टरडे स्लैश देन प्लस नाउ स्लैश दिस टाइम स्लैश प्रेजेंट टेंस सॉरी प्रेजेंट टाइम प्लस एट द मोमेंट इक्वल टू पास्ट इम्परफेक्ट। फॉर एग्जांपल yesterday I was watching the TV this time। आइए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का लास्ट नियम, दोज डेज प्लस पास्ट इम्परफेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल I was helping him those days। ओके, आइए अब आते हैं पास्ट
परफेक्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो अभी तक जो थी वो पास्ट इम्परफेक्ट की टेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब आइए पास्ट परफेक्ट के टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका हेडिंग दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, आइए। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट। ओके, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है। सेंटेंस है, गाड़ी खुल चुकी थी, ट्रेन है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ओके, वह पहुंच गया था, ही हैड रीच्ड। मैंने सुना था, आई हैड लिसन्ड। लिख के चाहिए, ठीक है। आइए अब इसके कई नियम हैं, इसके बारे में जानते हैं। क्या क्या नियम। नियम पहला है कि इसका सबसे बड़ा तथ्य यह है कि यह कभी अकेले नहीं आता। यह जब आएगा अपने साथ एक अतिरिक्त वाक्य लेकर आएगा, और यह तब प्रयुक्त होगा जब एक साथ दो बातें कही गई हो, दोनों दो अलग अलग क्रिया हो, एक क्रिया पहले और एक क्रिया बाद में हो, तथा दोनों का संबंध पास्ट से हो। ऐसी अवस्था में पहले होने वाली क्रिया को पहले तथा पास्ट परफेक्ट में, तथा बाद में होने वाली क्रिया को बाद में तथा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। दोनों को बिफोर से जोड़ा जाएगा एवं वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी। जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट स्टॉप। ओके, आइए इस पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। लिख लीजिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है। आइए एक और नियम, इसका अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम है कि अगला नियम है जब कभी कभी, जब नहीं कभी कभी, इन दोनों वाक्यों को व्हेन से भी जोड़ा जाता है। ऐसी अवस्था में भी एक वाक्य में दो बातें रहेंगी, दोनों में दो अलग अलग क्रिया होगी, दोनों का संबंध पास्ट से होगा, एक क्रिया पहले तथा एक क्रिया बाद में होगी। ऐसी अवस्था में दोनों को व्हेन से जोड़ा जाएगा। पहले होने वाले क्रिया पहले लिखा जाता है तथा पास्ट पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। बाद में होने वाली क्रिया बाद में तथा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है एवं वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाती है। ठीक है, वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाती है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ओके, आइए इसका एग्जांपल देखें। You had gone far away when I wanted to say। है ना, ये गाना है डीडीएलजे में, तू दूर जा चुका था, है ना, ये गाना है। आइए पहले आपका मतलब होता है आफ्टर यू। ठीक है। आइए अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। अगला नियम कहता है कभी कभी इन दोनों वाक्यों को आफ्टर में भी जोड़ा जाता है। ऐसी अवस्था में भी एक वाक्य में दो बातें कही जाती है, दोनों में दो अलग अलग क्रिया होती है, दोनों का संबंध भूतकाल से होता है। इसमें भी एक क्रिया पहले तथा दूसरा एक क्रिया बाद में होती है। ऐसी अवस्था में बाद में होने वाले काम को पास्ट डेफिनिट में,
पहले पर जो है पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में परंतु बाद में लिखते हैं, दोनों को आफ्टर से जोड़ते हैं तथा वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाती है, जैसे लिखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट स्टॉप। ओके, लिख लीजिए। आइए इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं। I reached the station after the train had started. ओके, आइए एक और नियम देखते हैं। एक वाक्य में दो बार वुड हैव से बचने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस जो मैं बोलूंगा वो गलत सेंटेंस होगा, दूसरा सही होगा। इसको वुड हैव को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि जब एक वाक्य में दो बार वुड हैव से एक वाक्य में दो बार वुड हैव से बचने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कैसे, आइए जानते हैं एग्जांपल से। आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू वुड हैव कॉल्ड मी, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, ये सही सेंटेंस नहीं है, ये गलत है। अब आइए सही सेंटेंस क्या है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड कॉल्ड मी, तो ये सेंटेंस सही है। आइए पास्ट परफेक्ट का जो है अगला नियम क्या कहता है। कभी कभी पास्ट परफेक्ट के साथ सिंस या फोर भी आता है, जो यह दर्शाता है कि भूतकाल में कोई काम चर्चा के पूर्व कुछ समय तक चलकर समाप्त हो गया। ऐसी अवस्था में वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाती है, जैसे आई हैड स्टडीड द रामायणा फॉर 1 hour yesterday। ओके, आइए इसमें एक नोट करके लिख लीजिए, इसी नियम के नोट में है। ऐसी अवस्था में पास्ट परफेक्ट के साथ एक अतिरिक्त वाक्य की अनिवार्यता ही नहीं रह जाए, ठीक है। आइए अगला नियम देखते हैं। होप, एक्सपेक्ट, सपोज, थिंक, इंटेंट, वांट, विश आदि क्रियाएं जब यह दर्शाएं कि किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई और वह इसके लिए विलाप कर रहा है, तो उपरोक्त क्रियाओं को पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा तथा इसको एक अतिरिक्त वाक्य अथवा समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आई हैड विश्ड फॉर द मून एंड स्टार्स, लिख लीजिए सर इसका एग्जांपल। आई हैड विश्ड फॉर द मून एंड स्टार्स। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस का अगला नियम और ये अंतिम नियम है, ठीक है। येट लिखिए, येट स्लैश ऑलरेडी स्लैश लास्ट स्लैश पास्ट स्लैश एगो स्लैश बिफोर स्लैश यस्टरडे स्लैश देन इक्वल टू पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल, yesterday I had already reached Dubai। ओके, आइए अब पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए इसका सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ओके, ठीक है। आइए अब इसका कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अंग्रेज देश को लूट रहे थे, ठीक है। इन द इंग्लिश हैड बीन रॉबरिंग द कंट्री, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। आइए अब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अभी कुछ जो है पक्ष है, क्या पक्ष जानते हैं। इसका सबसे बड़ा पक्ष है, इसका सबसे बड़ा पक्ष है यह कि इसमें समय अवश्य रहेगा।
इसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर रहेगा तथा वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी। लिखिए वाक्य की संरचना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम। आइए इस पे एक एग्जांपल लिखते हैं। आई हैड बीन लिविंग इन माय विलेज फॉर 10 years। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ठीक है, आइए आइए अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सिंस या फोर तो सिंस या फोर तथा टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में प्रयुक्त होता है, तो फिर चारों में अंतर क्या है? तो उत्तर यह है कि जब वाक्य में सिंस या फोर तथा टाइम के अतिरिक्त कम से कम भूतकालिक शब्द यथा लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन अथवा पास्ट के किसी टेंस के वाक्य हो तो पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें। ठीक है, आइए अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम ये कहता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग तब करेंगे जब दिखलाना हो कि भूतकाल में एक कार्य से पहले ही दूसरा कार्य कुछ समय तक चलकर समाप्त हो गया। जैसे आई हैड लिव्ड इन माय विलेज फॉर 10 years व्हेन आई केम टू दुबई। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम है पास्ट के शब्दों तथा भूतकालिक वाक्यों के साथ यदि सिंस या हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग तब करते हैं जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य भूतकाल में पहले से चल रहा था, दूसरा कार्य शुरू होने के समय तक चलता रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, when Nitish Kumar took oath, Modi ji had been ruling India for 7 years। फिर से लिख लीजिए, फिर से सुनिए, लिख लीजिए। When Nitish Kumar took oath, Modi ji had been ruling India for 7 years। इसी नियम के अगले अंतर्गत एक नियम है, परंतु यदि सिंस या फोर तो हो, समय भी हो, परंतु भूतकाल के शब्द अथवा भूतकाल के वाक्य का अभाव तो प्रेजेंट परफेक्ट अथवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य कुछ समय तक चलकर समाप्त हो गया है परंतु प्रभाव अभी बाकी। जैसे लिख लीजिए, आई हैड स्टडीड द सिंटैक्स, आई हैव स्टडीड द सिंटैक्स फॉर 10 days और 8 days। आप इसको लिख सकते हैं, आई हैव स्टडीड द सिंटैक्स फॉर 8 days। ओके, परंतु जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य बोले जाने के पूर्व से चलकर बोले जाने के समय तक चला है और आगे भी चलते रहने की संभावना है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन लर्निंग द टाइम एंड टेंस फॉर 10 days। ओके, आइए अगला नियम का क्या है, क्या कहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि लास्ट स्लैश पास्ट स्लैश सिंस स्लैश फोर के साथ आना तो चाहिए था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ओके को, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ जाता है, तो कब किसका प्रयोग करें? क्वेश्चन मार्क।
तो उत्तर यह है कि जब सिंस या फोर के तुरंत बाद लास्ट या पास्ट तुरंत आ जाए, तो उसके बाद समय आए, तो प्रेजेंट परफेक्ट अथवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव बीन लर्निंग टाइम एंड टेंस फॉर लास्ट 6 days। ओके, आइए, लेकिन यदि सिंस फोर के तुरंत बाद समय आए और समय के बाद लास्ट या पास्ट हो और समय हो, तो पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months लास्ट ईयर। लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसकी नीचे नोट में लिख लीजिए, एनओटी नोट, कंडीशंस होता है। ऐसी अवस्था में अंत में एक समय और रहेगा, ये हो जैसे लास्ट है ईयर में। ठीक है। सो फ्रेंड्स एंड लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास्ट टेंस का जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आइए आगे जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, फ्यूचर टेंस का चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है, आइए जानते हैं फ्यूचर टेंस। यहाँ पे जो है, अब आप हेडिंग दीजिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर टेंस। ठीक है, आइए इसके भी कुछ, इसके बारे में कुछ जानते हैं, क्या कहता है ये फ्यूचर टेंस। ठीक है, पहले इसका प्रयोग फ्यूचर की बातों को दर्शाने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई आई सेल आई सेल कम टुमारो। टुमारो, ओके। आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल। जैसे ही विल कम, आई विल। लिख लीजिए एग्जाम्पल, ही विल कम, आई विल गो। ओके, आई। नेक्स्ट नियम देखते हैं इसका क्या कहता है। परंतु धमकी देने में आई और वी के साथ विल लगेगा। जैसे आई विल किल यू। लिख लीजिए, आई विल किल यू। ओके, आई। इसका नेक्स्ट नियम क्या देखते क्या कहता है। वादा करने के लिए। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसी के बारे में बात करें। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वादा करने के लिए भी आई और वी के साथ विल लगेगा। जैसे आई विल कम आफ्टर द ब्रेक। आई विल कम आफ्टर द ब्रेक। आई। यहाँ पे जो नाउ शब्द है, NOW, नाउ, इसका दो मीनिंग होता है। एक होता है इस समय प्रेजेंट, एक होता है अभी फ्यूचर। ठीक है, आइए नाउ का संबंध यदि फ्यूचर हो, लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे लेकर के, यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। एक होता है फ्यूचर, FUTUR फ्यूचर। इसका मतलब प्रेजेंट का मतलब हुआ इस समय, इस समय। अब फ्यूचर का मतलब हो गया अब भी। ठीक है, आइए नाउ का संबंध फ्यूचर हो, फ्यूचर से हो, तो इसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है। जैसे नाउ आई सेल, वी सेल लिख लीजिए, नाउ वी सेल गो। नेक्स्ट नियम इसी का, जब टुडे का अभिप्राय
फ्यूचर हो तो इसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी कार्य का होना 75% ही निश्चित हो। जैसे आई शैल गो टू टू KR मार्केट टुडे। ओके, आइए इसका अगला नियम देखते क्या कहता है। जब अशुभ से सतर्क करने के लिए एल्स का प्रयोग किया जाता है, एल का प्रयोग किया जाए तो इसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा। जैसे लेबर हार्ड, लेबर लेबर हार्ड एल्स यू विल फेल, एल्स you will fail। okay? आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं इसका क्या कहता है। नेक्स्ट नियम कहता है दिस टाइम, दिस टाइम THIS यानी टाइम, यदि फ्यूचर का बोध कराने के करवाए तो इसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा। जैसे दिस टाइम आई शैल गेट ए जॉब, लिख लीजिए दिस टाइम आई शैल गेट अ जॉब। ओके, आइए नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है। इस टेंस को एक वाक्य में दो बार नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे लिखिए दो सेंटेंस लिखूंगा, पहला गलत दूसरा सही। आई शैल कम व्हेन यू विल कॉल, कॉल ये सेंटेंस जो है गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस एज पर नियम ये गलत है। सही क्या है, आई शैल कम व्हेन यू कॉल, आई shall come when you call। ओके, अब आइए नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है। नेक्स्ट नियम कहता है फ्यूचर के बातों का अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, फ्यूचर के बातों का अनुमान लगाने के लिए इन फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे। ओके, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट नियम देखते क्या कहता है। नेक्स्ट नियम कहता है फ्यूचर की बातें यदि बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्षमा कीजिएगा, फ्यूचर की बातें यदि बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं हो और बहुत अनइम्पोर्टेंट भी नहीं हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। जैसे माई इंस्टीट्यूट विल ओपन ऑन, देखिए 10th जनवरी, माई इंस्टीट्यूट विल ओपन ऑन 10th जनवरी। आज अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का चैप्टर कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, FUTURE, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट, इसमें इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक साथ बताऊंगा। पहले फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, टेंस। ओके, हेडिंग दीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई
इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल या स्लैश विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए एक सेंटेंस लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी खुल चुकेगी, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। ओके, आइए नेक्स्ट लिखते हैं, वह पहुंच चुकेगी, वी नहीं शी विल हैव रीच्ड। ओके, आइए इसके भी कई नियम हैं, उस नियम के बारे में जानते हैं। यदि फ्यूचर में किसी कार्य का निर्धारित समय तक समाप्त होने को दर्शाना हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट में रखा जाएगा। ऐसी अवस्था में वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी, जैसे सब्जेक्ट प्लस सेल विल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई या बिफोर स्लैश टाइम प्लस टाइम। और इसका कुछ नियम नोट है, इसमें समय अवश्य रहेगा। दूसरा दूसरा नियम है, इसमें आने वाले समय भविष्य से संबंधित रहेगा। अगला है, समय को दर्शाने के लिए बाय स्लैश बिफोर आएगा। नेक्स्ट है, समय को दर्शाने के लिए बाय बीवाई तब आएगा जब दिए गए समय में से सारा समय व्यतीत हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए, द बारात विल हैव अराइव्ड बाय 5 o'clock। द बारात बारात विल हैव अराइव्ड बाय 5 o'clock। आइए अगला, बिफोर का जानते प्रयोग कब करते हैं। बिफोर का प्रयोग तब करेंगे जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य भविष्य में निर्धारित किए गए समय से पहले समाप्त हो जाए। ठीक है, तब जो है बिफोर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश द टाइम एंटेंस बिफोर 2024। आई shall have finished the time and tense before 2024। ओके, आइए नेक्स्ट नियम इसी का देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नियम कहता है, एक समय ऐसा भी आता है जब फ्यूचर परफेक्ट के साथ क्लियर समय नहीं रहता है या रहेगा। ठीक है, ऐसी अवस्था में हमें निश्चितता प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त वाक्य आएगा। ऐसी अवस्था में तब आएगी जब एक वाक्य में दो बातें कही गई हो, दोनों में दो अलग अलग क्रिया होगा, दोनों का संबंध फ्यूचर से हो, एक क्रिया पहले तथा एक होने वाले एक क्रिया बाद में हो। ऐसी अवस्था में पहले होने वाले काम को पहले तथा फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं एवं बाद में होने वाले काम को बाद में तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं तथा दोनों का बाई अथवा बिफोर से जोड़ते हैं। वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाती है। आइए वाक्य की संरचना लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस बिफोर प्लस या बिफोर या स्लैश बाय लिखिए, बाय प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 में ही स्लैश लेकर के डालिए एस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। आई इसका एग्जांपल है I shall have reached the class before the teacher starts। लिखिए I shall have reached the class before teacher the teacher starts। ठीक है, I shall have reached the class before the teacher starts। आई इसका नियम, अगला नियम है इन दोनों वाक्यों को when से भी जोड़ा जा सकेगा, ऐसी अवस्था में भी पहले होने वाला काम पहले तथा फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, बाद में होने वाला काम बाद में तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। फिर से सुनिए, इन दोनों वाक्य को when से भी जोड़ा जा सकेगा, ऐसी अवस्था में भी पहले होने वाला काम पहले तथा फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, बाद में होने वाला काम बाद में तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे I shall have come when he reach। लिख लीजिए I shall have come when he reaches। ठीक है, आइए अगला नियम देखते क्या कहता है। इन दोनों वाक्यों को आफ्टर से भी जोड़ा जा सकेगा, ऐसी अवस्था में भी पहले होने वाला काम पहले तथा फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, और बाद में होने वाला काम बाद में तथा अर्जेंट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे लिख लीजिए I shall have started the book 5 after I finish the book 4। ठीक है, या फोर्थ ओके ओके। आइए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं, एक दूसरे का अंतर करके। ठीक है, वन बाय वन एक दूसरे का अंतर करके। आइए आप ऐसे करके दे सकते हैं, बीच में एक लाइन दीजिए नोटबुक में, और एक साइड फ्यूचर पर, लेफ्ट साइड फ्यूचर इम्परफेक्ट लिखिए और राइट साइड में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और जो है नोट करके एक एक नोट करके लिखते जाइए। ठीक है, लिखिए नोट नंबर 1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे करके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फ्यूचर FUTUR फ्यूचर, इम्पर सिटी परफेक्ट, इसको बीच में ऐसे दे दीजिए, यहाँ पे लिखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए, यहाँ पे पहला पॉइंट दीजिए और लिखिए, फिर इधर भी एक पहला पॉइंट दीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है, आइए पहला इसका नियम है फ्यूचर इम्परफेक्ट का, जब वाक्य के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, लगा रहे तो उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट कहते हैं। इस वाक्य की संरचना इस प्रकार होती है। ठीक है, इस वाक्य की संरचना इस प्रकार होती है, इसका संरचना लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शैल, ठीक है, या विल,
विल, ओके, प्लस बी प्लस V1 प्लस ING, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जांपल ले लीजिए, मैं पढ़ता रहूंगा, ठीक है। इसका जो है ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई शैल बी रीडिंग, रीडिंग, ओके। अब आइए, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में राइट साइड में लिखते हैं। राइट साइड में लिखते हैं, क्या लिखना है ये देखिए, लिखना है इसके बारे में जानिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पहले जानते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। इसके वाक्य की संरचना इस प्रकार होती है, जैसे लिखिए, सब्जेक्ट प्लस SHA सेल या विल, ठीक है, प्लस हैव प्लस बिन, ठीक है। बिन, ये बिन जो है यहाँ पे निकाल लें, ठीक है, इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ डालिए बिन प्लस, इसमें पूरा पूरा जो है ये लकीर खींच दीजिए पीछे, ठीक है। बिन हो जाएगा, बिन प्लस V1, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग, रीडिंग, ओके, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग, ओके। आइए, अब जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट के साइड लेफ्ट साइड में लिखिए, नियम दे करके यहाँ पे, इसका अगला नियम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अगला नियम ऐसे करके लिखिए, इसमें यह दर्शाया जाएगा कि फ्यूचर में कोई कार्य चलता रहेगा, ठीक है, इसका नियम। और इस साइड में लिखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साइड में यहाँ ऐसे करके नियम देखें कि इसमें यह दर्शाया जाएगा कि भविष्य में कोई कार्य निर्धारित समय के में आरंभ होकर आगे की ओर अग्रसर रहेगा, ठीक है। आइए, इसी का फिर से अगला नियम यहीं पे लिखिए, यहाँ पे यहीं पे अगला नियम दीजिए, ऐसे करके लिखिए, इसमें समय का अभाव रहेगा, क्या, यहाँ लिख लीजिए, इसमें, इसमें समय का अभाव रहेगा। और इसके साइड में लिखिए, इसमें समय अवश्य रहेगा, इसमें समय अवश्य रहेगा, ठीक है। अब इसके साइड में लिखिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट के साइड में, इसमें किसी प्रकार का समय नहीं रहेगा, इस साइड में लिखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें समय इससे संबंधित रहेगा, ठीक है। इस साइड लिख लीजिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट के साइड में, इसमें समय को दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साइड में लिखिए, इसमें समय को दर्शाने के लिए केवल फ्रॉम रहेगा, FROM, फ्रॉम रहेगा, ठीक है। आइए, इस साइड में लिखिए नियम दे करके,
इस साइड में। इसके लिए इसके वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी, जैसे लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1, ओके, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि आई, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई शैल बी रीडिंग, रीडिंग, ओके, ठीक है। अब इसके साइड में नियम देके लिखिए, इसके इसलिए इसके वाक्य की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साइड में लिखिए, इसके लिए इसके वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी, जैसे लिखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, हैव, ओके, प्लस, यहाँ प्लस लीजिए, यहाँ प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम, FROM, फ्रॉम प्लस टाइम, ऐसे करके, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल, आई शैल, देखिए, आई शैल हैव बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग फ्रॉम 12 o'clock, फ्रॉम 12 o'clock, okay. So friends and students and so friends students and learners, यहाँ पर पूरा टेंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और इस तरह से जो टाइम के अंदर टाइम एंड टेंस आता है, उसके सारे पार्ट्स के बारे में और सारे के उसके टाइप के सारे नियम के बारे में एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको जो है बता दिया है। अब आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के वीडियो को जो है अधिक से अधिक सभी छात्रों के साथ शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश ग्रामर सीखने की बहुत ही आवश्यकता है और वो सीखना चाहते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अभी और जो है जो भी टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के उसको कवर करेंगे अगले वीक तक में, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, जो है अगले वीक तक और अगले के अगले वीक तक में हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Thanks for watching the class video, and we will see you in the next class. And next class, the topic is transitive verb. इसको जो है वॉइस भी कहते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।